अच्छा प्रियदर्शनी, मुझे एक बात बताओ, क्या आप आईटीआर भरते हो? बिल्कुल भरते हैं। आईटीआर भरना सभी की एक तरह से जिम्मेदारी है। अगर आप हिंदुस्तानी है, इंडियन है, तो आईटीआर जरूर भरना चाहिए। चलो ये तो हो गई भरने की बात। क्या आपने आईटीआर भर दी है? एक्चुअली अभी नहीं भरी है, लेकिन आज क्योंकि आखिरी डेट है, मैं जरूर शो खत्म करते ही आईटीआर भरने पर लग जाऊंगी। तो मुझे लगता है कि आज का सेगमेंट दर्शकों के साथ साथ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप भी लेट लतीफ में काउंट होने वाले हैं। तो चलिए आज इसी विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आज आखिरी डेट है आईटीआर फाइलिंग की। जिन्होंने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं की है उनके लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए आईटीआर फाइल करते हुए। इन्हीं सब विषयों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान स्टूडियो में दो मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे सीए डॉक्टर अनुज गोयल जी का। सर स्वागत है आपका, आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं। और दूसरे साथ ही हमारे साथ शुभम गोयल जी हैं जो सीए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अंशु ने मेरी पोल खोली दी है कि मैंने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो इसी से शुरुआत करते हैं कि अगर अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आखिरी दिन है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आखिरी दिन के अंदर आपने हवड़ दबड़ नहीं करनी है जी। आप अपनी इनकम का पूरा ब्यौरा अपने पास रखिए कि आपकी किस किस तरह की इनकम है और क्या क्या आपको आयकर में छूट लेनी है। आप शांतिपूर्वक जाइए, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आप ऑनलाइन अपनी आईटीआर को दायर कर सकते हैं। करेक्ट फॉर्म चुनिए। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आईटीआर 1, बिजनेस इनकम है तो 3 या 4 चुनेंगे। तो वो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए और आराम से आईटीआर को अपना आईटीआर फॉर्म भर के अपना आयकर अगर आपका ड्यू है तो उसे पे कर सकते हैं ऑनलाइन ही। और अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो आप रिफंड क्लेम कीजिए और आईटीआर को दायर कर सकते हैं। तो सर ये तो बात हो गई कि जिन्होंने आज के दिन अभी तक आईटीआर फाइल नहीं की है, और क्योंकि लाइन्स अभी रात में 12 बजे तक या 11 बजे तक अपनी मतलब आज लास्ट डेट है तो ओपन है। सर आपसे, अनुज जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई आज की डेट के बाद में यानी कल के दिन या कल के बाद कोई आईटीआर फाइल करता है तो उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करने को मिल सकती हैं? देखिए, वैसे तो 31 जुलाई में अभी समय है, रात को 12 बजे तक आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बहुत सरल प्रक्रिया है। पर उसके बाद भी अगर 31 जुलाई के बाद अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम कर सकते हैं जी। और 5,000 रुपये की उस पर पेनल्टी है। और उसमें एक नुकसान ज़रूर है कि 5,000 रुपये की पेनल्टी के साथ साथ अगर हम अपनी कोई गलती हो जाती है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में तो उसको हम रिवाइज़ नहीं कर सकते। और अगर कोई लॉस हमारा है, बिजनेस लॉस है, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अगले साल में उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जी। सर चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। बालाजी महाराष्ट्र से जुड़े हैं। बालाजी, आप तक आवाज़ आती है तो अपना सवाल पूछें। हाँ मैडम जी, ये रिवाइज करने की लास्ट डेट क्या है? जी, आईटीआर रिवाइज करने की लास्ट डेट हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 मार्च तक हम रिवाइज कर सकते हैं। हम फाइलिंग की तो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई। अगर आप अपनी रिटर्न को फाइल कर चुके हैं 31 जुलाई तक या आज आप फाइल कर देंगे तो आप अपनी रिटर्न को 31 दिसंबर 2023 तक कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। सर रिवाइज कर सकते हैं, इसमें कोई पेनल्टी देखने को मिलती है? नहीं, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है तो आपको पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, रिवीजन के वक्त पे अगर आपका कोई टैक्स बनता है कि आपने कोई अंडर इनकम रिपोर्ट कर दी है तो उस पर आपको टैक्स तो देना ही है, साथ में जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपको जमा करना होगा। जो नहीं समझ पाए हैं, रिवाइज करने का मतलब? रिवाइज करने का मतलब है अगर आईटीआर फाइल करते हुए, जैसे हमने बताया कि अभी आप ध्यान से सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए क्या क्या तरह की आपकी इनकम है। लेकिन फिर भी आप कुछ इनकम भूल जाते हैं। आपको ध्यान आता है कि आपका एक और सेविंग अकाउंट है, उसमें आपका ब्याज था, वो आपने इसके अंदर नहीं दिखाया, तो उसे आप रिवाइज कर सकते हैं आईटीआर को। और रिवाइज करना तभी पॉसिबल है जब आप अपनी रिटर्न को ड्यू डेट, जो कि अभी की तारीख में 31 जुलाई 2023 है, तो अगर आज फाइल कर देंगे तो आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के बाद फाइल किया, पेनल्टी के साथ आपके साथ ये भी हो जाएगा कि आप फिर वो रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आखिरी मोमेंट तक कुछ लोग इंतजार करते हैं मेरे जैसे, क्योंकि इस उम्मीद में कि शायद डेट आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी सरल प्रक्रिया है जी कि अगर आप शाम को भी डिसाइड करते हैं कि अब मेरे पास समय है और मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दूं,
तो हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जी। तो डेट एक्सटेंशन की तरफ ध्यान मत दीजिए। हाँ। डेट एक्सटेंशन अगर कोई होती भी है तो आपने देखा होगा पिछले सालों में भी कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर रात को 12 बजे के बाद होती है। अब वो होगी नहीं होगी, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल हो रही हैं और सुचारू रूप से हमारा पोर्टल चल रहा है, तो डेट एक्सटेंशन का कोई वजह नहीं है। मैं सब दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप जो है ना 31 जुलाई को डेट को बहुत रिलीजियसली फॉलो करें और रात को 12 बजे तक हमारी लाइनें खुली हुई हैं और बहुत सरल प्रक्रिया है। और आप भी अपनी रिटर्न फाइल करें और सभी दर्शक जिनकी रिटर्न फाइल नहीं हुई है वो भी करें। बिल्कुल। तो चलिए अब आपको समझ आ गया होगा प्रियदर्शनी, आपके लिए बहुत इजी हो गया है। और चलिए अपने साथ में एक और कॉलर जुड़ गई हैं, वैशाली दिल्ली से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैं वैशाली खाली। लास्ट टाइम एक जो सेगमेंट हुआ था जिसमें CUET से रिलेटेड था और कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, उसमें मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी और उसका सल्यूशन हो गया था। इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ दूरदर्शन को और DU के वाइस चांसलर सर को। वेरी Thank you स्वीट ऑफ so यू much. वैशाली, थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजिंग अस। आप जैसे लोग फीडबैक देते हैं, हम सभी का उत्साहवर्धन होता है और हम निरंतर यही प्रयास करते रहते हैं कि आप जैसे व्यूअर्स, आप जैसे लोग हमसे जुड़ें और आपकी परेशानी का, आपके कोई भी प्रश्न का हम सफलतापूर्वक उत्तर दे पाएं। हमारा काम ही ये है कि आपको अपडेटेड, इंफॉर्मेटिव हमेशा रखें। थैंक यू सो मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। मेरे पापा भी बोलना चाहते हैं। जी। मैं दूरदर्शन को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। लास्ट वीक का जो CUET और एडमिशन का सेगमेंट था, उसकी वजह से हमारे बच्चों का, केवल हमारे बच्चे का, बल्कि उसके जैसे बहुत सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हो पाई। और मैं समझता हूँ कि इसमें स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा VC साहब के लिए और दूरदर्शन के लिए। रियल में इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया, ये इनिशिएटिव लिया और ऐसे प्रोग्राम मेरे ख्याल से और होते रहने चाहिए। आपके प्रोत्साहन और सुझाव के लिए, फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें देखते रहिए, जुड़ते रहिए हमसे। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, E-वेरीफाई का ऑप्शन आता है ITR फाइल करते हुए, उसके बारे में बताइए। क्या ये वेरिफिकेशन मैंडेटरी होता है या इसको ड्रॉप कर सकते हैं? क्या इसके बेनिफिट्स? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक ITR फाइल करना, आपने ITR ऑनलाइन फाइल कर दी है तो सरकार कहती है आप उसे ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं, या तो आधार OTP के थ्रू, या एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, या अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी वेरीफाई नहीं किया है तो आपको जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट होगी, अगर आपने 30 तारीख को रिटर्न फाइल करी है तो अगले महीने की 30 तारीख से पहले बेंगलोर एक CPC का एक ऑफिस है इनकम टैक्स का, तो वहाँ पे आपने वो अपना ITR का जो आपका वेरिफिकेशन फॉर्म होगा उसे साइन करके वहाँ पे भेजना होगा। या तो आप ITR को वेरीफाई कर सकते हैं, E-वेरीफाई कर सकते हैं, या मैनुअली वेरीफाई करेंगे तो आपको वो साइन करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको वो सिर्फ स्पीड पोस्ट के थ्रू ही वहाँ बेंगलोर पे भेजना है, अदरवाइज वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप प्राइवेट किसी कोरियर के थ्रू भेजेंगे तो वो कंसिडर नहीं होगा। जी। और अब भारतीय जनता के ITR फाइलिंग से रिलेटेड क्या संशय है, क्या सवाल है, चलिए आपको छोटे से क्लिप दिखाते हैं और जानते हैं क्या क्या उनके मन में संशय है। ऑटो चलाता हूँ और 1-1.5 लाख की लगभग इनकम है, तो मुझे इनकम टैक्स भरने के लिए कौन सा फॉर्म चुनना पड़ेगा ITR भरने के लिए? अगर वो ऑटो चला रहे हैं और उनकी इनकम है तो उसे बिजनेस इनकम कहा जाएगा, तो उन्हें ITR 3 या ITR 4 भरना होगा। वो डिपेंड करेगा कि उनकी इनकम क्या है। नॉर्मली ये मानते हैं कि उनकी इनकम प्रिजम्पटिव के लिमिट के अंदर ही होगी, तो वो ITR 4 के थ्रू अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि इनकी 1.5 लाख रुपए की इनकम है, अगर ये सालाना इनकम है तो फिर ITR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वॉलंटरी वो ITR भर सकते हैं। सर, E-वेरीफाई का जो आपने बताया कि स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको बेंगलोर भेजना है, क्या इसका ऑनलाइन कुछ नहीं है? अगर ऑनलाइन ही हम इसको भेजना चाहें आप E-वेरीफाई कर सकते हैं मैम। ऑनलाइन आप आधार OTP के थ्रू वेरीफाई कर लीजिए तो आपको भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ। या नेट बैंकिंग के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन वेरीफाई नहीं किया तो आपको भेजना पड़ेगा। आइए लेते हैं अगला सवाल। क्या है दर्शकों के मन का हाल? मेरे पेरेंट्स के पास कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं है, तो मैंने उनका ट्रीटमेंट कराया है,
तो ITR में कोई उनका रिबेट मिलेगी क्या? देखिए, जहाँ तक मेडिकल ट्रीटमेंट पर एक्सपेंसेस का सवाल है, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट पर किसी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनका कोई ट्रीटमेंट होता है तो उसमें 1.5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन है। और इसके अलावा अगर कैंसर या एड्स जैसी कोई बीमारी है तो 40,000 रुपये तक की उस पर छूट है। और सीनियर सिटीजन अगर हैं और उसको कैंसर या एड्स जैसी कोई बीमारी है तो 1 लाख रुपए तक की उसमें आयकर में छूट है। 80DD में उसमें छूट है। जी सर। ओके। मेरा सवाल ये है कि मैं अपने बच्चे की हर महीने स्कूल फीस देती हूँ, क्या उसमें मुझे ITR पे कोई रिफंड मिलता है या नहीं मिलता है? जी, आपको आप बच्चों की स्कूल फीस दे रहे हैं तो इनकम टैक्स से रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आपकी अगर कोई टैक्सेबल इनकम है तो उसमें रियायत ज़रूर मिलेगी। एक धारा है 80C की, उसके अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है, जिसमें आपके बच्चे की स्कूल फीस में जो ट्यूशन अमाउंट होता है, ट्यूशन फीस का अमाउंट होता है, उसकी उतने अमाउंट तक की डिडक्शन आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक की ले सकते हैं। मैं सैलरी खिलाफ हूँ। मेरी इनकम 10 लाख के आसपास है। शेयर मार्केट में रेगुलर में इन्वेस्ट करता हूँ और कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे जो डिविडेंड मिलता है उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा और ITR का कौन सा फॉर्म मुझे भरना चाहिए, फॉर्म 1 या फॉर्म 2 भरना है? मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए थी। अगर आपकी डिविडेंड की इनकम है तो डिविडेंड की इनकम भी जैसे बाकी इनकम होती है उस तरीके से टैक्सेबल होती है। और आपकी जो क्योंकि सैलरी इनकम भी है, डिविडेंड इनकम भी है, तो ITR 2 उसके लिए फाइल करना होगा। जो टैक्स रिजीम नया लागू किया गया है उसको लेकर सवाल था। लगभग अगर 10 लाख सालाना तक आमदनी है तो ये मैं जानना चाहूँगा कि हमारे लिए कौन सा टैक्स रिजीम ज़्यादा उपयुक्त होगा। देखिए, अगर आपकी आमदनी 10 लाख तक है, सबसे पहले आपको देखना है आपके पास डिडक्शन है या नहीं है। अगर डिडक्शंस हैं तो आपके लिए तो ओल्ड रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर डिडक्शंस नहीं हैं तो आपके लिए न्यू रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मेरा यह सवाल है एक्सपर्ट से कि मैंने अभी एक प्रॉपर्टी परचेज़ की है बिना होम लोन लिए, क्या मुझे उसमें ITR में कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं, या मुझे ITR में वो डिक्लेयर करना पड़ेगा? अगर आपने होम लोन नहीं भी लिया है और अगर कोई हम घर परचेज़ करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक 80C में जो डिडक्शन है वो आपको प्राप्त हो सकती है। और गवर्नमेंट की तरफ से वैसे हाउसिंग लोन अगर लेते हैं तो हाउसिंग लोन पे भी विशेष इंटरेस्ट पेमेंट पे भी स्पेशल एग्जम्पशन है। रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिला है क्या वो टैक्सेबल है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको रिफंड पे इंटरेस्ट मिला है तो वो अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगा। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरा NSC मिच्योर हो गया है, जो उस पर ब्याज मिलेगा, वो ब्याज में भी हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? देखिए, जो NSC का इंटरेस्ट होता है वो हर साल एक्रूअल बेसिस पे वो टैक्सेबल होता है। उसमें 80C में भी रिबेट मिलती है उसकी। और जब मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी पर वो टैक्सेबल नहीं होता है। तो अगर मैच्योरिटी पर केवल आपकी NSC की मैच्योरिटी है तो फिर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरी इनकम है तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत हो सकती है। मेरा सवाल था कि अगर मैंने बिजनेस के लिए कोई अपने फ्रेंड से लोन लिया थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन, तो क्या मुझे उसको ITR में शो करना पड़ेगा? और अगर शो करना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे? मैंने जो लोन है वो बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू लिया है। जी, अगर आपने कोई लोन लिया है अपने फ्रेंड से और आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी ITR 3 जाती है, ITR 4 में प्रिजम्पटिव इनकम होती है तो उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। लेकिन अगर ITR 3 जा रही है तो उसके अंदर आप एज ए लोन उस बैलेंस को दिखाएंगे। और रही बात डॉक्यूमेंट की, तो आपने एक लोन एग्रीमेंट आपके दोस्त के साथ बना के रखिए। कल को अगर कोई क्वेरी आएगी तो आप वो दिखा सके कि हाँ, मैंने अपने फ्रेंड से लोन ही लिया है, ये कोई मेरा इनकम का अमाउंट नहीं है। मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं एक किसान हूँ और किसानी करता हूँ और किसानी के माध्यम से अपना घर परिवार चलाता हूँ। हमारे ITR भरने के लिए क्या सुविधा है? क्या मैं ITR भर सकता हूँ? देखिए, एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर की अगर होती है आपकी तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
और 2.5 लाख रुपए से कम पर भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पर एग्रीकल्चर इनकम पर हमारे देश में कोई टैक्स नहीं है, किसानों के लिए विशेष सुविधा है, तो अगर आप चाहें तो इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर फाइल कर सकते हैं। इतने सारे लोगों ने अपने मन के संशय सवाल पूछे, अब हमें ये बताइए कि डिडक्शन के बारे में हर कोई बात करता है, डिडक्शन और एग्जम्पशन ये दो अलग टर्म्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? जी ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली में एग्जम्पशन तो होती हैं, कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो एग्जम्प्ट ही होती है, उसे एग्जम्पशन बोला जाएगा, ठीक है। डिडक्शन होती है आपने कोई खर्चा किया है या इन्वेस्टमेंट करी है, उसके लिए सरकार कुछ रियायत दे रही है, तो वो कंसिडर होगा डिडक्शन में। एग्जम्पशन जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट हो गई, ठीक है, या आपको कोई HRA मिलता है तो उसके अंदर HRA का कुछ एग्जम्पशन मिल जाता है, तो ये सब एग्जम्पशन में कंसीडर होती हैं, ये आपकी टैक्सेबल इनकम में आती ही नहीं है। डिडक्शन टैक्सेबल इनकम में तो आती हैं, लेकिन मतलब डिडक्शन जो है टैक्सेबल इनकम के बाद माइनस होती है और फिर आपको जो नेट इनकम बनता है उस पर टैक्स लगता है। तो दोनों में बेसिकली ये फ़र्क है कि एक तो इनकम ही टैक्सेबल नहीं हो गई, वो एग्जम्पशन आ गई, बिल्कुल, और एक हुआ इनकम एक अलग चीज़ हो गई। और डिडक्शन अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, कोई ऐसे एक्सपेंस कर रहे हैं जिसकी सरकार रियायत देती है, जैसे होम लोन हो गया या बच्चों की स्कूल फीस हो गई या LIC आपने कोई कराई है, तो ये सारी चीज़ें डिडक्शन सर अगर मेरी इनकम ही एग्जम्प्ट है तो क्या मुझे ITR फाइल करनी चाहिए? जी अगर आपकी इनकम ही एग्जम्प्ट है तो आपको ITR फाइल करनी चाहिए। उसके अंदर काफ़ी सारे मतलब एग्जम्प्ट इनकम के भी क्लॉजेज होते हैं ITR के अंदर कि आपको PPF से इंटरेस्ट मिला है तो किस सेक्शन में मिला है, किस सेक्शन के अंदर आपका एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम है तो किस सेक्शन में एग्जम्प्ट है, या एक सरकार की बहुत अच्छी योजना है सुकन्या समृद्धि स्कीम, उसमें भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो किस धारा के अंदर एग्जम्प्ट हो रहा है, तो आपको शुभम जी इस बात पे वापस आएंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं महाराष्ट्र से, जुबैर, आपका क्या सवाल है, आप हमसे साझा करें। नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मतलब मंथली कितना इनकम मिनिमम होना चाहिए जिनको मतलब जो ITR है वो भरना पड़ेगा? मिनिमम आय कितनी होनी चाहिए ITR भरने के लिए, ये इनका सवाल है। अगर आपकी पूरे साल में 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको ITR भरनी चाहिए। आपको मंथली कैलकुलेट नहीं करना है, अपना पूरा साल की इनकम देखनी है, उसमें सिर्फ सैलरी इनकम नहीं देखनी, बाकी आपको ब्याज की इनकम है, रेंटल इनकम है, ये सारी इनकम को आप कंसीडर करेंगे, सब टोटल देखेंगे, 2.5 लाख से ऊपर हो रहा है तो आपको ITR भरनी है। जाते जाते लोगों के मन में आखिरी दिन है, बहुत उत्सुकता है, हड़बड़ाहट में कोई गलत बटन ना दब जाए कहीं, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप लोगों को? देखिए इतना सरल इसकी प्रक्रिया है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की कि कोई हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात को 12 बजे तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 बजे के बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, जो फिजिकल उसमें सामान्य तौर पे होता है। और कोई भी ऐसी हमने लास्ट ईयर्स में भी ऐसा वो नहीं देखा कि उसमें पोर्टल रुक जाता हो और उसमें रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आती हो। पर एक चीज़ ज़रूर है कि आप जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत कर लीजिएगा कि कोई डिटेल आपके पास नहीं है और बिना किसी डिटेल के आप रिटर्न फाइल कर दें। पर उसके बाद भी अगर वो रिटर्न फाइल हो जाती है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 31 जुलाई तक अगर आपने कर दी तो उस रिटर्न को आप रिवाइज भी कर सकते हैं। और अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसीज हैं तो एक्सपर्ट्स के पास ज़रूर जाइए। अगर आपको समझ आ रहा है आप रिटर्न अपने आप फाइल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक्सपर्ट्स के पास ज़रूर जाइए। लास्ट मोमेंट तक हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा समय है तो ऑफिस जाने से पहले कर दीजिए, अब अभी समय है ऑफिस जाने। बहुत ही अहम जानकारी यहाँ दी है। सुबह सुबह हमने आपको ये बता दिया है कि आज आखिरी डेट है, लेकिन बिना हड़बड़ाहट के अपना IT रिटर्न फाइल करिए। हम एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे साथ स्टूडियो में आकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।